नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग सीडीपी का प्रैक्टिस नंबर 7 देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? विकल्प हैं कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। तीसरा विकल्प है कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। तो बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा विकल्प हो जाएगा? इन विकल्पों में से कक्षा में प्रजातांत्रिक परिवेश होना चाहिए, जिससे बच्चे स्वतंत्र रूप से क्रियाकलाप कर सके किसी देखरेख में। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 1 नंबर, पहला विकल्प। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? खुले अंत वाले प्रश्न। यह कह रहा है कि क्वेश्चन की रचनात्मक आकलन नहीं है। खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो रचनात्मक आकलन कौन सा नहीं है जिससे रचनात्मक आकलन नहीं होगा? विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। खुले अंत वाले प्रश्न में रचनात्मक क्रियाकलाप होंगे, विद्यार्थी अपनी तरफ से अपने शब्दों का चयन करके लिखेंगे। परियोजना में भी होगा, अवलोकन में भी होगा, लेकिन विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करने में रचनात्मक आकलन नहीं होगा। विकल्प 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि पुस्तक से उत्तरों को लिखने पर बल देना, समूह गतिविधि के बजाय वैयक्तिक अधिगम पर ध्यान देना, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना। जैसे मान लीजिए बच्चा उस प्रश्न को किसी भी तरीके से किसी भी वस्तु से रिलेट करके पूछ रहा है तो उसको व्यवधान नहीं मानना चाहिए और उस बच्चे के प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। विकल्प 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? लड़कों को घर के बाहर कार्यों में सहायता करनी चाहिए। लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। तो कौन सा कथन आपको सही लग रहा है इनमें से, इन विकल्पों में से? दूसरा लग रहा है सबसे सही, कि लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा एक सामाजिक ढांचा बन चुका है कि लड़के बाहर का काम करेंगे और लड़कियां घर का काम करेंगी। तो जब लड़कों को घर के कार्य में सहायता करने के लिए कहा जाएगा तो ये जेंडर रूढ़वादिता के तहत नहीं आएगा। इसलिए विकल्प 2 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। यदि कोई बच्चा लिख रहा है तो उसमें विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं, तो किस प्रकार का लक्षण है ये? अधिगम में असुविधा का, अधिगम में आसक्तता का, अधिगम में कठिनाई का, अधिगम में समस्या का। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? अधिगम में आसक्तता का। विकल्प 2, अधिगम में आसक्तता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? ज्ञान अर्जन के क्रम में जो सहायता की जाती है, अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं, शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक ग्रेड पर, शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा?
शिक्षार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंक ग्रेडों पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशालीता किसका संयोजन है? उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता, उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता, उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। विकल्प 1 उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। यह विद्यार्थी को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। यह कक्षा में कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां। यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। विकल्प 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? अनुकूल चिंतन से, स्मृति आधारित चिंतन से, अपसारी चिंतन से, अभिसारी चिंतन से। तो ये किससे? अपसारी चिंतन से। आउट ऑफ द बॉक्स अपसारी चिंतन से संबंधित है। विकल्प 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। विकल्प हैं उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है, उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों का समूह बनाना। तो अंतर्दृष्टि विकसित करने के लिए इन विकल्पों में से सबसे उचित विकल्प कौन सा है? तीसरा विकल्प, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। मतलब जैसे विद्यार्थियों की आवश्यकता हो वैसे शिक्षा स्तर में परिवर्तन किया जाए। विकल्प 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चे के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता? मतलब ऐसा कौन सा विकल्प है जो अधिगम को सार्थक बनाने में सहायता नहीं करता? विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति, विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद, प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा जो अधिगम को सार्थक के लिए सुगम नहीं है, सरलता नहीं प्रदान करता? विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। विकल्प 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, बच्चे की छवि की सुरक्षा करना, उनके अंकों में सुधार करना, उनकी स्वयं के प्रति अवधारणाओं को नष्ट करना। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? जो गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होगा उनकी स्वयं की प्रति अवधारणाओं को नष्ट करना। जो उनकी स्वयं की अवधारणा है उससे सहमत ना होना या उसको खत्म करना। विकल्प 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, माता पिता एवं भाई बहन। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा जो बाल्यावस्था अवधि के दौरान उनकी भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं? माता पिता एवं भाई बहन। इन्हीं से तो बच्चे के बारे में पता चलता है। विकल्प 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्यार्थी को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। प्रेरणा
प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं, प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, प्रेरणा का मानवतावादी उपागम, प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। तो विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना किसको किस ओर प्रतिबिंबित करता है? विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं, विकल्प 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो परवर्ती बाल्यावस्था के अंतर्गत कौन आता है? मतलब पाश्चात्य बाल्यावस्था किस उम्र की अवस्था को कहते हैं? 6 से 11 वर्ष। ये पाश्चात्य बाल्यावस्था कहते हैं इसको, विकल्प 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर 18 से 24 ये किशोरावस्था से शुरू हो जाएगी। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं पार्श्वकरण, पूर्व क्रियात्मक चिंतन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, सहारा देना। तो ये वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इसको क्या कहते हैं? ZPD, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। मतलब जब वो विकास करने के करीब हो तब उसकी मदद करना, पाढ़, विकल्प 3। अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका एक अधिक उपयुक्त परिभाषिक शब्द का पालन करती है, भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, लिंग पूर्वाग्रह से ग्रसित है। वह सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिख रही है। तो क्या कर रही है? वह अध्यापिका एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है जिससे किसी लिंग का बोध नहीं हो रहा है सभा अध्यक्ष से। विकल्प 3 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? शिक्षण के साथ प्रशिक्षण का तालमेल बैठाने के लिए, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना, यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, वह सुधार किया जा सकता है। मतलब कि अधिगम में किस प्रकार का अवलोकन किया जाए कि वह सुधारा जा सके। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के तहत पूछ रहा है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है या दर्ज किया जाता है या सुधार किया जा सकता है। मतलब अधिगम का क्या कमी रह गई, जब इसका मूल्यांकन किया जाएगा तब अधिगम और सुव्यवस्थित ढंग से चलेगा और उसमें सुधार किया जा सकता है। तो विकल्प 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा नैतिकता की अनुपस्थिति का सही अर्थ सूचित करता है? लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में पूछ रहा है। स्तर 1, स्तर 3, स्तर 4, स्तर 2। तो कौन सा स्तर है जो नैतिकता की अनुपस्थिति का बोध कराता है? स्तर 1। इसमें नैतिकता नहीं होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? ग्रेड एवं अंकों के लिए, जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए, पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए। तो किसके लिए आवश्यक होता है? ये किसके लिए आवश्यक होता है? प्रेरणा के लिए। अधिगम में आकलन प्रेरणा के लिए किया जाता है। विकल्प 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? जो जानकारी प्रचलित हो उसको नई जानकारी में जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? समायोजन, साम्य धारण, आत्मसातकरण, संगठन। तो किस नाम से जाना जाता है ये? आत्मसातकरण से। विकल्प 3। प्रचलित परियोजनाओं को नई जानकारी जोड़ने के लिए उसको किस नाम से जाना जाता है? आत्मसातकरण से। विकल्प 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
आप सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है। जो भिन्नता पाई जाती है, यह किसका सिद्धांत है? वैयक्तिक भिन्नता से, बुद्धि के सिद्धांत से, वंशानुक्रम से, पर्यावरण से। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? वैयक्तिक भिन्नता से, क्योंकि हर व्यक्ति की बुद्धि, अभिरुचि और प्रेरणा आदि ये सब भिन्न भिन्न होता है। तो ये किस सिद्धांत के अंदर आएगा? वैयक्तिक भिन्नता, विकल्प 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, अपवर्जक शिक्षा। तो जो वंचित समूह के विद्यार्थी हैं, जब वो सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ेंगे तो इसको कौन सी शिक्षा का नाम दिया जाएगा? समावेशी शिक्षा। ठीक है, विकल्प 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है संवेगात्मक विकास से, सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, शारीरिक विकास से। यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है संवेगात्मक विकास से। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही समय पर और सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। ये एक बुद्धि के संवेगात्मकता का परिचय देता है। तो विकल्प 1 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विकृत लिखावट से संबंधित लेखन की योग्यताओं में कमी किसका एक लक्षण है? डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया। लिखावट से पूछ रहा है, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया, विकल्प 1। देखिए, इसको ऐसे याद करिए। ग्राफ पर क्या किया जाता है? चित्र बनाया जाता है, लिखा जाता है। तो लेखन संबंधी अगर विकृति पूछेगा तो डिस्ग्राफिया, पठन संबंधी पूछेगा तो डिसलेक्सिया, और गणित से संबंधित पूछेगा तो डिस्कैलकुलिया। तो विकृत लिखावट से संबंधित पूछ रहा था, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डिस्ग्राफिया, विकल्प 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? पियाजे जी के अनुसार पूछ रहा है कि संज्ञानात्मक विकास को कौन सा प्रभावित नहीं करेगा? भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन क्रियाकलाप। कौन सा प्रभावित नहीं करेगा? सामाजिक अनुभव। ये जो है संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, पियाजे जी के अनुसार पूछ रहा है। विकल्प 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, केवल अपने विषयों में व्यवहारिक रूप से विचार करना, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। तो कौन सा अभिप्राय नहीं है व्यवहारिक बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत में? केवल अपने विषयों में व्यवहारिक रूप से विचार करना, यह व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। विकल्प 2 सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितना सही हो रहे हैं, क्योंकि अब आपकी परीक्षा आ गई। आपने जो पढ़ा है अब उसको जांचें कि कितना आप सही कर पा रहे हैं। अब पढ़ने का समय नहीं है, अब आप लोग प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दीजिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको के कितने सही हो रहे हैं।